हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः द्विवेदी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। 12वीं की फिजिक्स में आज अपन बात करेंगे जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसके सापेक्ष हम विद्युत विभव की गणना किसी भी बिंदु पर कैसे किया करते हैं। देखिए, जिस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमने की थी विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, ठीक इसी तरह से विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष विद्युत विभव के कॉन्सेप्ट का भी हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक उसी तरह से अब इसमें एक चीज जरूरी है, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। तो ये चीजें अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पिछले वीडियोस हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत रेखाएं वगैरह वगैरह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ाए हैं उनको आप एक बार जरूर देख लीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आपको उपलब्ध हो सके। हर नोटिफिकेशन जो आपको चाहिए वो आपको मिल सकेगा। विद्युत द्विध्रुव थोड़ा सा मैं आपको यहाँ सा क्लियर करना चाहूंगा कि विद्युत द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिसमें समान परिमाण के दो विद्युत आवेश होते हैं, वो अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो इस अल्प दूरी को अपन प्रभावकारी लंबाई के नाम से जानते हैं। कभी 2l से उनका एक्सप्रेशन होता है, कभी 2a से उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ अपन देख रहे हैं कि 2a से ये दूरी एक्सप्रेस की गई है, इसको प्रभावकारी लंबाई भी कहते हैं। एक ये +2 चार्ज है, एक -2 चार्ज है। और इससे ये भी क्लियर है कि ये दोनों आवेश इन मैग्नीट्यूड सेम है ना। तो ये चीजें जब आपको पहले से क्लियर रहती हैं तो आपको ये डेरिवेशन बड़ा ही इजी लगने लगता है। जब प्रश्न आता है तो इसमें एक उत्तर देने में सावधानी रहती है। बच्चों, मैंने कई बार देखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को आपसे कहा जाता है और आप विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष विभव निकाल के आ जाते हैं। बाद में आपको थोड़ा सा बुरा लगता है। इसी तरह से ये भी जो है विद्युत विभव निकालने में भी कई बार हमारे बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। मुझे लगता है कि आपको मैं यहाँ बिल्कुल सतर्क कर लूं कि जब परीक्षा में विभव आएगा तो आप विभव डिराइव करेंगे और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही डिराइव करना है, उल्टा पुल्टा नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न आया कि विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए, इस टाइप का है। या निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना कीजिए, तब आप क्या करते हैं। सबसे पहले तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति जो आपको मालूम है उसके अनुसार आप एक फिगर बनाते हैं। ये फिगर आपका बना हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कि ए बी दो बिंदु हैं, उनके बीच की एक अल्प दूरी 2a है जिसमें समान परिमाण के दो विजातीय आवेश रखे हैं और इस तरह से आपका एक विद्युत द्विध्रुव इन फिगर दिखाया गया है ना। अब इस विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कोई एक पॉइंट P, तो मतलब उस अक्ष को आप बढ़ाते हैं, उस P पर आपको अब विभव की गणना करनी है। तो इस तरह से आप मान लीजिए कि ये विद्युत द्विध्रुव का एक मिड पॉइंट है, वहां से r दूरी पर ये पॉइंट है जहां पर आपको पोटेंशियल को डिराइव करना है ना। तो अब आप इस पोटेंशियल को डिराइव करने के लिए एक भाषा का भी प्रयोग कर दीजिए। कैसे लिखते हैं देखिए, थोड़ा सा चित्र आपने बनाया और डायरेक्ट आपने ऐसा मैथमेटिक्स लिखना शुरू कर दिया कि ए पॉइंट पर +q चार्ज है, उसके कारण जो पोटेंशियल होगा इतना होगा, बी पॉइंट पर -q चार्ज है तो इतना पोटेंशियल होगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको उत्तर देने के तरीके में थोड़ा सा उसको शानदार बनाने का प्रयास कर ही लेना चाहिए। इसमें आपको कुछ नहीं लगता है, 1 मिनट में ये सब कुछ हो जाता है बच्चों। लेकिन जब आप नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट हमारा जो है वो अव्यवस्थित दिमाग का है। इसलिए आपके दिमाग की तस्वीर एग्जामिनर के मन में अच्छी बने, इसलिए इस चित्र जब आपने चित्र बना लिया तो लिखने में क्या दिक्कत है। आप बढ़िया लिखिए कि विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना करने के लिए माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका आघूर्ण P = 2qa है, मतलब 2a × q। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं P = 2qa या 2aq, आप ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर लिखिए जरूर, है ना। एक विद्युत द्विध्रुव है
जिसके अक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। अब आपको ये नहीं बताना है यहां कि अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य गणना करेंगे, वहां तक लाने में किया गया कार्य गणना करेंगे। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपने इस कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ लिया है, इसके बाद ये क्वेश्चन आया है ना। तो आप जो है उसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं, माना जाना आपने ऐसा लिख लिया और फिर आप कहिए कि अतः परिभाषा से बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पर जो पोटेंशियल होगा उसको, अब ए पर है तो भी बिकॉज ऑफ ए, तो उसको भी ए कह देते हैं। तो भी ए इज इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू प्लस क्यू अपॉन ए पी। अब ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि विभव क्या है, अदिश राशि है, यहां दिशा दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप केवल उसका परिमाण लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अब एपी का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा और यहां मैं क्लियर करूंगा आपको। देखिए आपने पी की जो दूरी है वह कहां से दर्शाई है, ओ से आर दूरी पर है। अब यहां पॉइंट चार्ज ए पर उपस्थित है प्लस, उसके कारण पी पर आपको विद्युत विभव बताना है। तो यानी यू हैव टू टेक ए टू पी, डिस्टेंस कहां से कहां तक लेनी है आपको, ए से पी तक लेनी है। अब आप देखिए ओ से जो पी तक की डिस्टेंस है आर है, तो ए से लेना है, मतलब ओ से ए की दूरी को आपको घटा देना है। ये ओ से ए की दूरी क्या हो जाएगी, ये भी ओ जब ए हो जाएगी और ये दूरी भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। क्यों? वेरी क्लियर कि ये मिड पॉइंट है भैया, तो ये दूरी भी ए होगी, ये दूरी भी ए होगी। ऐसा सुविधा के लिए ही माना करते हैं, आप ये देखो। तो ये जब हमने ये दूरी आर ली है तो यहां से लेंगे तो ए को घटाना पड़ेगा, यानी एपी इज इक्वल टू आपको क्या करना है, आर माइनस ए पुट कर देना है। तो इस तरह से जब एपी की जगह आर माइनस ए पुट किया तब आपका जो वीए है वो कितना आ जाता है, 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए आ जाता है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक। अब इसी तरह से बी पर आपका पॉइंट चार्ज माइनस क्यू उपस्थित है, तो उसके कारण बिंदु पी पर जो विद्युत विभव होगा फ्रॉम डेफिनेशन सेम इसी तरह से है ना, तो वो क्या हो जाएगा, Vb इज इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू माइनस क्यू अपॉन, अब वही आर माइनस ए की जगह क्या हो गया, आर प्लस ए हो गया, और डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गई, ओ से इधर ए प्लस करना पड़ा, ठीक है। तो ये हो गई आर प्लस से आपने रख दिया, इसको मान लिया आपने सेकंड इक्वेशन, ठीक। अब थोड़ा सा इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए चित्र की ओर देख लेते हैं। देखिए ये एक ही लाइन में है, अक्षीय स्थिति मतलब विद्युत विभव का अक्ष बढ़ाने पर जो पॉइंट प्राप्त होता है उसको अक्षीय स्थिति या कोएक्सियल पॉइंट कहते हैं उसको। तो कोएक्सियल पॉइंट में रिजल्टेंट निकालने के लिए ये देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज क्या है, नजदीक है पी के, और ये माइनस क्यू चार्ज जो है दूर में है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आप समझ सकते हैं कि इसका परिमाण जो है वो इसके परिमाण से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आर माइनस से नीचे है तो ज्यादा हो जाएगा, अब आर प्लस है तो ये कम हो जाएगा। तो दोनों को यद्यपि जोड़ते हैं वी ए प्लस वी, लेकिन अपन ये समझ रहे हैं कि वी बी इज निगेटिव है, तो उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ए पर उपस्थित प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है उसमें से बी पर उपस्थित माइनस क्यू पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है उसको घटा देते हैं, ऐसा भी हम मान सकते हैं, घटा दीजिए। तो इस तरह से आ जाता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए और माइनस 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस ए। आप सीधे मैथमेटिक्स लगाना है इसमें, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू, ये कॉमन आ जाता है, इसमें से आ गया 1/r माइनस ए बचा और इसमें से बचता है 1/r प्लस ए। आप इसका एलसीएम लेंगे तो r प्लस ए और r माइनस ए का एलसीएम आ जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसमें इधर जब आएगा तो ये r प्लस ए और माइनस r और प्लस हो जाएगा, तो r और माइनस r कैंसिल आउट हो जाएंगे और सीधे बचेगा क्या, q इंटू 2r। तो इस तरह से ये v इज इक्वल टू आ जाता है 1/4πε0 के इंटू q इंटू 2r। ये 2r में क्या है, 2a है, तो ये 2a,
तो ये Q इंटू 2A को अपन क्या लिख देंगे, P, इसको P लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0K इंटू P अपान R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यहां एक बात फिर वही चलते हैं बच्चों, क्या कि यदि R की तुलना में ये प्रभावकारी लंबाई बहुत कम हो, मतलब A इज लेस एंड वेरी लेस इन कंपेरिजन ऑफ R, तो A को हम उपेक्षित मान लेते हैं और तब आपका जो ये V आ जाता है वो V इज इक्वल टू आ जाएगा, तब V इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों क्या, 1/4πε0K इंटू P अपान R स्क्वायर। तो ये जो है आपका रिजल्टेंट हो जाएगा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक हो गया ये, ठीक, नॉट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना करते हैं, ठीक इसी तरह निरक्षीय स्थिति में भी अपन विद्युत विभव की गणना करेंगे। आइए उसको भी देख लेते हैं। बच्चों यदि प्रश्न आ जाए अक्षीय स्थिति के बजाय निरक्षीय स्थिति में विभव की गणना कीजिए, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल वही है, विद्युत विभव की गणना करनी है। अब अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में फर्क क्या रहता है? निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? जब हम लोग डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे थे तब अपन बात कर रहे थे कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है उस विद्युत द्विध्रुव में दोनों बिंदु आवेशों के ठीक मध्य बिंदु पर खींची गई निरक्ष यानी लंब समद्विभाजक रेखा। यानी निरक्ष का मतलब होता है ऐसी लंबवत रेखा जो विद्युत द्विध्रुव में ठीक मध्य बिंदु से जाती है। और उसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? वो ये होती है कि इस निरक्ष में, जिसको हमने ओपी कहा है, तो इस ओपी में जरूरी नहीं है कि ये पी पॉइंट ही ले ले, किसी भी पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करते हैं, और हम तो आपसे बताएं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब बात करते हैं तो इसका गुण वही रहता है कि किसी भी पॉइंट पर इमेजिन करें तो इसकी जो ए एवं बी दोनों से दूरियां समान होती हैं, तभी ये निरक्ष कहलाता है ना। मतलब इसकी विशेषता ही होती है। कभी कभी ये एक नंबर में आता है कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु की दोनों बिंदु आवेश से दूरियां सदैव खाली स्थान होती हैं, या समान होती हैं या असमान होती हैं करके सही गलत में आ गया। तो खाली स्थान करके आया तो आपको क्या लिखना है? बराबर होती है, समान होती है। और अगर आपको एक नंबर का क्वेश्चन उत्तर से सही गलत में देता है तब आपको क्या करना है? तो आपको लिखना है कि समान होती है तब आप सही लगाइए, असमान होती है तब आप गलत लगाइए। तो देखिए इस तरह से जब हम डेरिवेशन या बड़ा क्वेश्चन देखते हैं तब भी अपने को ये जरूरत रहती है कि कैसे हम उसको एक नंबर के लिहाज से भी फैक्चुअल क्वेश्चन का जवाब देने के लिए उसको तैयार कर लेते हैं। इसके लिए तैयार नहीं। अब अपन इस क्वेश्चन के आंसर पर बात करते हैं। फिर से वही कहेंगे कि बढ़िया कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका पहले फिगर बना दीजिए, क्योंकि फिगर से जब वो उसको आप एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो इफेक्टिव हो जाता है। उसको फिर एक दूसरी चीज वो होती है कि आपको वो आंसर करने में मदद भी करता है। जैसे आपने चित्र बना दिया, फिर आपने उसका माना लिख दिया कैसा हमने चित्र बनाया। तो सबसे पहले आप क्या करें कि विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में जब विभव की गणना करना है तो आप लिखना यहां से प्रारंभ करें। विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करने के लिए चित्रानुसार माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका आघूर्ण P = 2QA है। इसके निरक्ष पर मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें विभव की गणना करनी है। तब परिभाषा से बिंदु A पर उपस्थित +Q चार्ज के कारण बिंदु P पर जो विभव है VA से अगर उसको एक्सप्रेस करें तो वो VA बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0K इंटू +Q/AB हो जाएगा। अब यहां AB की वैल्यू हम रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। रख सकते हैं मतलब जानना जरूर चाहिए कि ये AB क्या है। देखिए ये A हो गया, ये भी A हो गया, तो चाहे ये राइट ट्रायंगल कहला जाएगा आपका OPA। तो इसमें ये लंब है और ये आधार है।
राइट एंगल है ये, इस तरह से भी राइट एंगल है। तो इसमें फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आप इसको प्राप्त कर सकते हैं कि ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह से इसकी वैल्यू भी हो जाएगी क्या, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इस पॉइंट P की एक विशेषता है। इस पॉइंट P की क्या विशेषता है? वो विशेषता ये है कि इससे B जितनी दूरी पर होगा उससे A भी उतनी ही दूरी पर होगा। तो ये आपस में निरस्त हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। आगे देखते हैं। तो इस तरह से VA इक्वल टू हो गया 1/4πε0K इंटू Q/AP। इसी तरह से बिंदु B पर -Q आवेश के कारण जो विभव है उसको VB से अगर एक्सप्रेस करें तो वो हो जाएगा 1/4πε0K इंटू -Q/P। रिजल्टेंट क्या होगा? P पर A कितना लग रहा है, A के कारण, B के कारण इतना लग रहा है। यहां आपको फिर क्लियर करूंगा मैं कि पोटेंशियल इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए दिशा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका, इसलिए मैग्नीट्यूड केवल आपको रिजल्टेंट देंगे। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड आप ऐड कर दीजिए। एक का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है +Q/AP और एक का मैग्नीट्यूड नेगेटिव है -Q/BP। दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों और आपका आ जाएगा इस तरह से 1/4πε0K इंटू Q/AP -1/4πε0K इंटू Q/BP। अब चूंकि AP और BP यहां अलग दिख रहे हैं, अब आपको चित्र से बताया गया है कि जो AP है वही BP है। तो जब दोनों ये बराबर हो जाएंगे तो सेम चीज दोनों में आ जाएगी, मतलब एक में से एक घटाना है, यानी आपको रिजल्टेंट मिलेगा क्या, 0। और इस तरह से कभी कभी ये भी एक नंबर का आता है बच्चों, इसलिए इसको यहां फिर से हम इसको बॉक्स में बना लेंगे कि इस प्रकार विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है। अब आपने देखिए डिराइव कर लिया है, लेकिन कभी कभी लगता है कि अरे 0 कैसे होता होगा। जब एक नंबर में आता है तो अगर आए खाली स्थान तो आप 0 लिखिए, और आता है 0 होता है तो आप इसको सही लिख दीजिए। तो इस तरह से ये आपका विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष हम कैसे विद्युत विभव की गणना करते हैं, चाहे वो अक्षीय स्थिति में गणना हो चाहे निरक्षीय स्थिति में गणना हो, बड़ी आसानी से हम कर लेते हैं। अब बच्चों देखिए, कभी अब NCERT का पैटर्न हमारे स्टेट बोर्ड्स ने भी प्रारंभ कर दिया है, इसलिए ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको न्यूमेरिकली भी हमसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग यही ट्राई करेंगे कि कैसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उनका हम न्यूमेरिकल रिटर्न कैसे हासिल करते हैं। छोटे छोटे प्रश्न बच्चों बताएंगे। आप बिल्कुल अपनी आंख जमाए रखिए द्विवेदी फिजिक्स चैनल पर, और कल के वीडियो पर अपन यही चर्चा करने वाले हैं कि कैसे विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति हो निरक्षीय स्थिति हो, किसी भी पॉइंट पर कैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं, रिजल्टेंट कैसे लेते हैं, तमाम जो वेरिएशंस हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, वो अपन कल चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए द्विवेदी फिजिक्स चैनल।